नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से, जो मेरे व्यक्तिगत विचार में आपको इंट्राडे के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए और उनके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1000 से ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल आप टेक्निकल एनालिसिस या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। अब उसमें मुझे काफ़ी दर्शक जो हैं क्वेरीज़ भेजते हैं कि आप इतने सारे इंडिकेटर्स डिस्कस करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करें कौन सा ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि देखिए, जो इंट्राडे है वो कोई मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि जहाँ पे 2+2 4 ही होगा। यहाँ पे 2+2 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए क्या होता है कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होती है या जो भी आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों वो चेंज होती रहती है। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि अगर आज मैंने आपको बताया कि आप ये इंडिकेटर यूज़ करिए, इसके साथ ये वाला दूसरा इंडिकेटर यूज़ करिए, तो वो हमेशा के लिए एक थंब रूल बन गया है या वो हमेशा के लिए एक, जिसको कह लीजिए कि एक परमानेंट आपका सॉल्यूशन है इंट्राडे के लिए। ऐसा नहीं है। जैसा कि मार्केट के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो अलग इंडिकेटर्स होंगे, साइडवेज में है तो अलग इंडिकेटर्स होंगे और डाउन ट्रेंड में है तो अलग इंडिकेटर्स होंगे। और मैं इसके ऊपर, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, इसके ऊपर शोध करता रहता हूँ। तो हो सकता है 4 महीने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोई बात बताई होगी, पर वो आज शायद मुझे लगता है कि नहीं, वो बात जो है वो शायद आज के संदर्भ में वो ठीक नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखें, आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखते रहिए, ताकि इस समय मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ या कौन से इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर रहा, वो मैं आपको अपने वीडियोस में, लेटेस्ट वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो हो सकता है आज एक इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं कर रहा, पर हो सकता है कि आज से 2 महीने बाद मैं उस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इंट्राडे में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखते रहिए, ताकि मैं कौन से इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे स्टडी कर रहा हूँ, कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, वो सब मैं आपसे अपने लेटेस्ट वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ। तो जो चीज़ आज सही है हो सकता है वो कल गलत हो, या जो चीज़ आज गलत है वो हो सकता है कल जो हो वो ठीक भी हो सकती है। तो इंट्राडे के अंदर आपको डायनेमिक होना पड़ेगा। आप उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि जो मैंने आज 2 इंडिकेटर फाइनलाइज कर दिए हैं अब वो सारी ज़िंदगी मैं उन्हीं के भरोसे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको जो है डेली बेसिस के ऊपर या रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको चेक करना पड़ता है कि कौन से इंडिकेटर काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, किन का इस्तेमाल किया जाए, किन का इस्तेमाल ना किया जाए। तो आज के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किन 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करता इंट्राडे में और उसके पीछे क्या कारण है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इंडिकेटर के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और सबसे पहला इंडिकेटर जिसका इस्तेमाल मैं इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी नहीं करता वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, जो इंडिकेटर होता है वो उसकी अपनी एक यूटिलिटी होती है, उसका एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये मैं मान सकता हूँ कि आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इंट्राडे के लिए आप इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण ये है कि ये जब आपको इंडिकेट करता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। नॉर्मली मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इस इंडिकेटर को देखते हैं तो लगभग 10 से 15 कैंडल्स के बाद, तो अगर मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल है तो आप लगभग मान के चलिए कि लगभग 150 मिनट बाद ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि ट्रेंड इस समय चेंज हो चुका है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक का जो है ट्रेंड ये चेंज हो चुका है और यहाँ पे लगभग इसका प्राइस था लगभग 513 रुपये के आसपास। लेकिन जब इंडिकेटर ने आपको दिखाया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, उस समय प्राइस था लगभग 509 या 510 रुपये के आसपास। तो लगभग 3-3.5 रुपये की प्राइस मूवमेंट स्टॉक में हो चुकी थी जब आपको ट्रेंड के चेंज होने का
पता लगा। और इंट्राडे जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये सारा खेल जो है ये 3-4 रुपये का होता है। अगर कोई स्टॉक 500 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आप इससे ज़्यादा प्राइस मूवमेंट मुश्किल होती है कैप्चर करनी है, अनटिल अनलेस अगर वो स्टॉक एक बहुत मेजर ट्रेंड के अंदर है। जहाँ पे वो ट्रेंड के अंदर नहीं है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट मानी जाती है। 3-4 रुपये अगर आप कैप्चर कर लें तो एक बहुत बढ़िया मुनाफा हो सकता है। उसी तरीके से आप इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब ये स्टॉक गिर रहा था लगभग 11-12 कैंडल्स के बाद इस इंडिकेटर ने आपको जो ट्रेंड है उसके चेंज होने का इंडिकेशन दिया। तो यहाँ पे इस समय प्राइस था 520 रुपये के आसपास, और जब ये इंडिकेटर ने आपको इशारा किया कि इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है उस समय प्राइस था 513 रुपये। तो मतलब लगभग 7 रुपये ये स्टॉक नीचे आ चुका था। अगर आप इस इंडिकेटर को देखें तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते इंट्राडे के अंदर तो तब तक तो पार्टी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। अब मान लीजिए आप इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, 2-3 कैंडल्स आपकी रेड हो चुकी हैं इस समय, लेकिन आपको इंडिकेटर दिखा रहा है कि अभी भी बुलिश ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे कुछ एक असमंजस की स्थिति में होते हैं कि अब क्या किया जाए इसको। अब हमने अगर मान लीजिए बाय किया हुआ है तो इसको अब क्या करें, सेल कर दें, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दें, या सेल में कोई नई पोजीशन लें। अगर आप सेल में एक नई पोजीशन डिसाइड करते हैं लेने की, लेकिन आपको सुपर ट्रेंड दिखा रहा है कि ये अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, तो अब यहाँ पे आप कुछ निर्णय नहीं ले पाते इस इंडिकेटर का यूज़ करके, अगर आप इसको इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये आपका बियरिश से बुलिश हो चुका है, लेकिन इस पॉइंट पे भी आप देखिए कि लगभग 10-12 कैंडल्स के बाद ही आपको मालूम हुआ कि इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इंट्राडे के लिए, ये आपको ठीक से सिग्नल नहीं देगा। हाँ, तो स्विंग ट्रेड के लिए आप इसका इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका होराइज़न हो सकता है 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन का हो। तो वहाँ पे अगर आपका ट्रेंड चेंज होता है तो आप जिस पॉइंट के ऊपर ट्रेंड चेंज हुआ उससे अगले पॉइंट तक आप ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। और ये जो ट्रेंड चेंज है ये 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप सुपर ट्रेंड की सहायता से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर ये ट्रेंड चेंज दिखाया सुपर ट्रेंड ने, यहाँ पे मैंने बाय किया होता तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको सेल कर सकता था। ये लगभग 1 हफ्ते बाद इसका ट्रेंड फिर चेंज हुआ। तो सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल आप स्विंग ट्रेड में कर सकते हैं पर इंट्राडे में नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ अब अगला इंडिकेटर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका इस्तेमाल मैं इंट्राडे के लिए नहीं करता, वो इंडिकेटर है दोस्तों MACD। अब MACD को सेलेक्ट करने का कारण क्या है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये जैसा कि मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपको सिग्नल मिलते हैं यहाँ पे चेंज होने के वो काफ़ी समय बाद मिलते हैं। तो जैसा कि अगर हमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेना है कि जहाँ पे हमारा ये ओवरलैपिंग चेंज हुई, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग जब चेंज हुई उस समय ऑलरेडी आपकी 6 या 7 कैंडल्स जो हैं रेड हो चुकी थी। तो ये ट्रेंड लगभग आपका चेंज हुआ 511-12 रुपये के आसपास, और जहाँ पे MACD ने आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाया उस समय लगभग इसके अंदर 2 या 3 रुपये की मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी थी। उसी तरीके से क्या होता है कि काफ़ी समय जो ये MACD है ये आपको कोई क्लियर सिग्नल नहीं देता। जैसे अगर आप इस पीरियड के दौरान देखेंगे, अगर हम इसको एनलार्ज भी कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कोई ऐसा क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा कि ये स्टॉक किस दिशा में जा रहा है। जब तक स्टॉक ट्रेंड में नहीं है MACD आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं देगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई बार क्रॉस ओवर हुआ, टच हुआ, एक दूसरे को लाइंस ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आपको कुछ ऐसा अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि स्टॉक में क्या ट्रेंड है। हाँ, जहाँ पे कुछ शार्प मूवमेंट्स होती हैं वहाँ पे आपको MACD क्रॉस ओवर दिखाई देता है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि MACD का इस्तेमाल भी आप स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे के लिए नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में भी तब कर सकते हैं कि जब ये स्टॉक ट्रेंड में हो, लेकिन ट्रेंड वाले केसेस में भी मैंने जैसे आपको बताया कि ये ट्रेंड रिवर्सल के बारे में आपको
5 या 6 कैंडल्स लेट बताता है जब ट्रेंड चेंज हो चुका होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल से आपको पता लग रहा है कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन MACD में अभी भी लाल लाइन ऊपर है, तो आपको लगेगा कि अभी भी बियरिश ट्रेंड है। तो जब तक ये क्रॉस ओवर हुआ तब तक आपकी लगभग यहाँ पे 5 या 6 कैंडल्स 15 मिनट के चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुकी थी। और इंट्राडे में जो है अगर आपकी 5 या 6 कैंडल्स का मतलब अगर 15 मिनट की कैंडल्स हैं तो आप लगा लीजिए कि लगभग 75 से 90 मिनट जो है ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो 90 मिनट एक दिन के अंदर काफ़ी बड़ा पीरियड होता है इंट्राडे के हिसाब से। तो MACD जब तक आपको सिग्नल देगा कि भी ट्रेंड चेंज हो चुका है इंट्राडे में, तब तक आपका डिले हो चुका होगा लगभग 1.5 घंटे का। तो जो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए एक सही साइन नहीं है। तो मेरे हिसाब से MACD का भी इस्तेमाल आप इंट्राडे के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज होने की जानकारी के बारे में बहुत देर से पता लगता है, और ज़्यादातर समय जो MACD है वो कोई आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता जब तक वो स्टॉक एक ट्रेंड में नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ तीसरा जो इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल मैं इंट्राडे में नहीं करता वो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है और इसका इस्तेमाल लगभग आपको हर जो भी आपको सजेस्ट करेगा टेक्निकल इंडिकेटर्स उसमें ज़रूर बताएगा, लेकिन ये आप इंट्राडे के लिए नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ ऑन बैलेंस वॉल्यूम का जो एक बेसिक प्रिंसिपल जो काफ़ी लोग जो काफ़ी एनालिस्ट्स उसका यूज़ मानते हैं वो ये मानते हैं कि जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ऐसा क्यों नहीं ज़रूरी? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको यहाँ रिलायंस के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपकी इंक्रीज़ हुई, उसके बाद हाई लेवल पे रही, लेकिन ये इंक्रीज़ होने के बाद आपको ये पीरियड नहीं देखना जो आपको दिखाया जाता है जिस भी एनालिसिस में या जो भी एनालिस्ट्स आपको दिखाते हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, वो आपको लगभग इस पीरियड के बारे में बात करके दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है और आपका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? ये जो इम्पैक्ट है दोस्तों, अगर आप इस को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद आपका स्टॉक यहाँ पे गिर गया। तो आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम स्टेबलाइज हुई तो आपका स्टॉक गिर गया। जब आप किसी भी स्टॉक को वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर बाय करते हैं, जिस भी पॉइंट पे आप उसको देखते हैं, आपको ये नहीं मालूम होता कि उसके बाद क्या होगा। यहाँ पे क्योंकि हम एक हिस्टोरिकल चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एजम्पशन कि जब आपकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है उसके बाद स्टॉक प्राइस में एक शार्प अपमूव आता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब आपकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है तो उसके बाद एक शार्प जो है करेक्शन भी हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब ऑन बैलेंस वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई उसके बाद स्टॉक एक साइडवे ट्रेंड में चला गया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो आपका स्टॉक प्राइस ज़रूर इंक्रीज़ होगा। तो ये मैं आपको जैसे यहाँ पे भी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आई, लेकिन स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे जब ऑन बैलेंस वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही थी उस समय भी स्टॉक ने कई ओकेजन्स के ऊपर अपमूव दिखाया। तो ये जो आपको बताया जाता है कि जब ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी उसके बाद स्टॉक में जो है शार्प अप मूव आएगा, ये हर बार ठीक नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गलत होता है। तो आपकी वॉल्यूम सेलिंग के कारण भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस नीचे आया, लेकिन वॉल्यूम का जो लेवल था वो लगभग सेम था जो कि अप मूव के समय इंक्रीज़ हुई थी। तो ऐसे काफ़ी, अगर आप खुद भी देखेंगे चार्ट, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप मेरी बात पे विश्वास करिए, आप खुद किसी भी चार्ट को ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ उसके अंदर जो है आप अगर इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम का, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इस पॉइंट पे देखिए कोई ऐसी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक में काफ़ी मेजर
करेक्शन आई इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से आपका स्टॉक प्राइस अप मूव में जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले इंडिकेटर के ऊपर। जो हमारा चौथे नंबर का इंडिकेटर है वो है पैराबोलिक सार। तो दोस्तों जब आप पैराबोलिक सार को आप यहाँ पे अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में भी आपको जो सिग्नल मिलते हैं वो थोड़े काफ़ी समय बाद मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है पैराबोलिक सार, लेकिन जब तक इसने अपना जो इंडिकेशन है वो चेंज किया तब तक आपकी लगभग 5 या 6 कैंडल्स, लगभग 6 कैंडल्स आपकी ग्रीन हो चुकी थी। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने आपको पिछले केसेस में भी बताया कि 6 कैंडल्स का मतलब 90 मिनट हो गया लगभग। अगर 15 मिनट की एक कैंडल है तो आपको 1.5 घंटे बाद उस ट्रेंड के चेंज होने का पता लगा। तो इसी वजह से, जो कि मैं आपको पिछले इंडिकेटर में भी आपको बता चुका हूँ एक विस्तार से, इसी कारण की वजह से आप पैराबोलिक सार का भी इस्तेमाल आप अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं कर सकते। और दोस्तों आज की लिस्ट में जो 5वां इंडिकेटर है वो है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते इंट्राडे में, वो इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये काफ़ी पॉपुलर आप कह लीजिए कि एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि स्टॉक कितना रिट्रेस होगा, कितना ऊपर जाएगा, उसमें कितनी एक्सपेंशन होगी। पर दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है आप उसको इंट्राडे के हिसाब से नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके पीछे बहुत ही साफ कारण है। कारण ये है कि जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप उसमें कौन से पीरियड के लिए ड्रॉ करें। तो जैसे अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 2 दिन का चार्ट है आपका रिलायंस का। अब इसमें क्योंकि शार्प मूवमेंट हुई है तो अगर हम नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपको अपने एक पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इस पॉइंट के साथ ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसमें इंट्राडे के हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक स्टॉक मान लीजिए इस समय ये डाउनवर्ड मूवमेंट में है, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे तो वो उसको फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये स्टॉक इस समय ट्रेंड में है। तो जो स्टॉक दोस्तों एक ज़बरदस्त ट्रेंड में होता है वहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल इंट्राडे के लिए नहीं कर सकते। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी अगर आप एक उसको लंबे पीरियड के लिए चेक करें। जैसे कि मैंने आपको जिस वीडियो में ड्रॉ करना सिखाया था कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको नॉर्मली 1 डे वाले चार्ट के ऊपर प्लॉट करिए। और इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैं बाकी इंडिकेटर्स के लिए भी मैंने आपको बताया, आप इसका इस्तेमाल नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर अब यहाँ पे हम इसको 15 मिनट की जगह अगर 1 डे कर देते हैं तो दोस्तों अब 1 डे करने के बाद आप यहाँ पे जो पीरियड है आप अपने हिसाब से पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पिछले 1 साल का पीरियड सेलेक्ट करें और यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो लगभग आपका जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे दिख रहा है और ये आपका हाई पॉइंट है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जहाँ पे 50% के ऊपर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ 61.8 के ऊपर जब ये इसकी रिट्रेसमेंट हुई तो इस लेवल पे हुई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ 38.2% के पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसने सपोर्ट ली। और अब अगर आप आज के समय की बात करें तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस समय इस लेवल के ऊपर, जो ये लेवल आपको जो क्लोजिंग प्राइस है, ये इस समय अगर हम मान के चलें कि 50% रिट्रेसमेंट ऑन एन एवरेज हो सकती है तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग स्टॉक 1552 से लगभग 1300 तक आ सकता है। तो इस चार्ट में हमने जो सेटिंग्स ली हैं उसके अंदर हमने जो 23.6% वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर हम उसको भी इंक्लूड कर दें तो ये मैंने 23.6% वाला पॉइंट इंक्लूड करके इसको दोबारा रीड्रॉ किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, पहला लेवल जो है लगभग 1483 के आसपास ये स्टॉक रिट्रेस
कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ये जो लेवल देखेंगे तो ये लेवल्स आपको बहुत बड़े बड़े गैप्स के ऊपर दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए नॉर्मली। वहाँ पे आपको मेन कंसर्न होता है कि किस ट्रेंड में है, वहाँ पे आप ये नहीं देखते कि किस पॉइंट के ऊपर वो रिट्रेस करेगा। जैसे कि मैंने आपको अपने कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना भी है तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बजाय आप बॉलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करिए इंट्राडे में। वो आपको एक बेहतर आइडिया देंगे कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि वो जो बॉलिंगर बैंड्स हैं वो आपके वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। तो स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स उतने ही आपके मिडल लाइन से दूर होंगे, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी कम है तो आपके वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं अपर और जो लोअर लाइन है बॉलिंगर बैंड की वो नज़दीक होंगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल आप स्विंग ट्रेड में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्राडे में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको जितने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करेंगे उतना आपका रिज़ल्ट जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको 15 मिनट वाले पीरियड के ऊपर जब आपको ड्रॉ करके दिखाया, तो यहाँ पे अगर हम पिछले 2 दिन का डेटा ले लें तो यहाँ इस पीरियड के दौरान क्योंकि स्टॉक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव में है तो हम उससे पीछे का एक डेटा लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पिछले 3 दिन का डेटा लें जो कि है 9 अगस्त, 8 अगस्त और आपका 4 अगस्त का, लगभग इस पीरियड का अगर हम डेटा लें और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको कोई भी सच मदद नहीं मिल रही अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का डिसीजन लेने में। तो पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप इंट्राडे के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप इसका इस्तेमाल स्विंग ट्रेड में ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल करके इंट्राडे ट्रेड करेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट पे, आपको बिल्कुल सही रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो मेरी पर्सनल सलाह ये है कि कम से कम आप 4 घंटे का पीरियड या 1 दिन का पीरियड प्रेफरेबली अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो तभी ये आपको एक ठीक रिज़ल्ट दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा करी 5 इंडिकेटर्स की जिनका इस्तेमाल मैं इंट्राडे में नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक आइकन पे आप ज़रूर क्लिक करें। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियोज़ सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।